चलो आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ये चैप्टर का नाम है आपके एनसीईआरटी में, रिप्रोडक्शन. ठीक है, हमने ऑलरेडी 4 लाइफ प्रोसेसेस देखे हुए हैं ना. लाइफ प्रोसेस चैप्टर में 4 लाइफ प्रोसेस पढ़े थे अपन, जिसमें कि वो चारों के चारों एसेंशियल लाइफ प्रोसेस थे, है ना. स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन. वो चारों एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस के, मतलब इनमें से अगर एक भी रुक जाएगा तो लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी, कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, राइट. 5वां लाइफ प्रोसेस के बारे में बात किए थे, दैट इज रिप्रोडक्शन, है ना. बट वो एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है फॉर लिविंग. हाँ, अपने स्पीशीज की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए वो प्रोसेस जरूरी है, नॉट फॉर अवर लिविंग. हमारे जीने के लिए वो प्रोसेस जरूरी नहीं है, ठीक है. तो इसलिए इसका चैप्टर अलग है रिप्रोडक्शन का. ये भी एक लाइफ प्रोसेस है बट नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. और रिप्रोडक्शन में होता क्या है, हम अपने ही स्पीशीज की पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है. तो मतलब मेकिंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड, रिप्रोड्यूसिंग या प्रोड्यूसिंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसे ही को बनाना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इसको पहले डेफिनेशन लिखते हैं रिप्रोडक्शन का. तभी डेफिनेशन लिखेंगे रिप्रोडक्शन. Reproduction is the process. Reproduction is the process. Reproduction is the process by which living organisms produce. Reproduction is the process by which living organisms produce more living organisms produce more living organisms of their own kind, of their own kind. ठीक है. Full stop. The offspring grows. The offspring, इसको offspring बोलते हैं ना, इसका जन्म होता है. The offspring, OFFSPRING. The offspring grows, mature. Offspring grows, mature, and in turn produces new offspring. The offspring grows, matures, and in turn produces new offspring. Full stop. Thus there is a cycle of birth, growth, and death. Birth, growth and death. बर्थ होगा जो ऑफस्प्रिंग का, वो मैच्योर होगा, है ना. आफ्टर मैच्योरिटी वो भी एक ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा, राइट. फिर वो उसकी डेथ होगी. तो मतलब ये लाइफ का जो साइकिल है, बर्थ, डेथ एंड बर्थ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ, ये चलता रहेगा. ओके, एंड बीच में ग्रोथ एंड डेथ. फुल स्टॉप. रिप्रोडक्शन therefore ensures, कहाँ जगह नहीं है. Reproduction therefore ensures the continuity of life. Reproduction therefore ensures the continuity of life of a species on Earth.
कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ अ स्पीशीज ऑन अर्थ। और नहीं के अंदर की जगह तो वैभव 5 लोग बैठते हैं, बेटा कैसे बैठे आप लोग? बैठते समय तो बेंच आगे खसका लिया करो ना, जब जगह नहीं रहती है तो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन देयरफॉर इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ अ स्पीशीज ऑन अर्थ। मतलब अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज का रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे वो स्पीशीज पूरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। देयर विल बी नो मोर स्पीशीज लेफ्ट ऑन अर्थ, है ना? उस प्रजाति के और स्पीशीज अर्थ में बचेंगे अगर रिप्रोडक्शन बंद हो गया तो। और उससे आपको खतरा नहीं है। अगर ह्यूमंस रिप्रोडक्शन करना बंद करेंगे तो आप जो जिंदा हैं वो नहीं मर जाएंगे ना, नए नहीं आ पाएंगे। मतलब हमारी पॉपुलेशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, एक्सटेंट बोलते हैं, एक्सटेंट हो जाएंगे, दे विल बी एक्सटेंट। ठीक है, उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलो एक समय डालना। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये टाइप्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि मतलब किस बेसिस पर अपन ने डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व। रिप्रोडक्शन करने के लिए कितने पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इस पे डिपेंड करता है कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। अगर सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो सकता है तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, द रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका कुछ एग्जांपल आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा। फिजन, पढ़े? फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, जहां पे एक अमीबा दो अमीबा में स्प्लिट हो जाता है ना, दो डॉटर सेल्स बनाता है, उसको बोलते हैं फिजन। फिर एक आपने पढ़ा था जो हाइड्रा जिसने बोला, उसका प्रोसेस का नाम था बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, रीजनरेशन। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं जहां पे ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वहां पे फिर क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट के जैसा ही होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है ना। हमारे रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व है, मेल एंड फीमेल। इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, राइट? तो इसलिए हमारे अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम एग्जैक्टली दोनों के जैसे नहीं दिखते। ऐसा नहीं होता कि आप एग्जैक्टली पापा जैसे हो या मम्मी जैसे दिखोगे, ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर दोनों की क्वालिटीज आएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके रिप्रोडक्शन में। एक सेल अगर उधर से आया तो एक सेल मेल से आया, तो एक सेल फीमेल से भी आया, दोनों का फ्यूजन हुआ है, तब जाके एक जाइगोट बना है, और जो जाइगोट डिवाइड हो के एम्ब्रियो और फिर वो बेबी बन के बाहर आया, राइट? तो मतलब उस बेबी के रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए दोनों की क्वालिटीज उस बेबी में आएंगी। इसलिए आप एग्जैक्टली किसी एक पेरेंट की जैसे नहीं दिखते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किसी का रिप्रोडक्शन होता है तो वहां तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, मतलब पूरे के पूरे कैरेक्टर्स उस एक ही पेरेंट के आने वाले हैं। समझने में क्या बोल रहा हूँ? उसी के न्यूक्लियस से उसका न्यूक्लियस बना है, बच्चे का न्यूक्लियस। पेरेंट के न्यूक्लियस से ही तो ऑफस्प्रिंग का न्यूक्लियस बना है ना। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, राइट? पढ़े अपन ये सब 9th क्लास में कि आपके न्यूक्लियस ही है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में होते हैं। इसका नंबर डिफर करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। हर स्पीशीज में 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते। इन ह्यूमंस वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, राइट? बट अलग अलग स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफर करते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये न्यूक्लियस ही आपके कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही न्यूक्लियस इन्वॉल्व है तो पूरा का पूरा कैरेक्टर उसी का जाएगा। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो पेरेंट के जैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि गन्ने के खेत है, शुगर केन, उसमें सारे शुगर केन एक जैसे ही रहते हैं दिखने में, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है। जैसे एक पेरेंट है उसी के जैसे बाकी सारे ऑफस्प्रिंग भी दिखेंगे।
उसमें कोई नया कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, प्रॉपर दो पेरेंट होंगे, उनके सेक्स सेल जिसको अपन सेक्स गैमेट बोलते हैं, एक एक सेल दोनों से आएगा, फ्यूज होगा। फिशन का मतलब ब्रेकिंग होता है और फ्यूजन का मतलब कंबाइनिंग। ये दोनों सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे और एक नया सेल प्रोड्यूस करेंगे। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? प्लांट्स में भी फर्टिलाइजेशन होता है, एनिमल्स में भी होगा, है ना क्लियर? ठीक है, प्लांट्स एक्चुअली दो टाइप का रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। प्लांट्स कैन शो एसेक्सुअल आल्सो एंड सेक्सुअल आल्सो, बट एनिमल्स कैन शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो अपन शो करते हैं दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाकी आप लोगों ने 9th क्लास में कुछ एक चैप्टर था जो आप लोगों के स्किप हो गया है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी चैप्टर सुने तो होगे ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, आप लोग नहीं पढ़े वो चीज, है ना। मोनेरा प्रोटिस्टा एक ऐसी क्लास है जहां पे आपके बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं। तो अमीबा है ना, अमीबा ना एनिमल की कैटेगरी में आएगा ना प्लांट की कैटेगरी में आएगा। उनका एक अलग किंगडम होता है जिसको अपन कहते हैं मोनेरा। तो उनका रिप्रोडक्शन का सिस्टम ही अलग है, दैट इज फिशन, है ना। वो अलग ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना क्लियर? ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं टाइप्स को। तो क्या लिखे, हेडिंग डाल लेना टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें लिखना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व, on the basis of number of parent involved, on the basis of number of parent involved, reproduction is of two types. Reproduction is of two types. On the basis of number of parent involved, reproduction is of two types. First लिखना asexual reproduction, asexual reproduction, asexual reproduction, and second sexual reproduction. सेकेंड हो जाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual and sexual रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, सेक्स सेल्स बोले तो मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम या ओवा या एग। ठीक है, ओवम या ओवा या एग बोलते हैं। ठीक है, जब ये दोनों सिंगल सिंगल सेल है, ठीक है, जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे ना तब ये एक नया सेल बनाते हैं, दैट इज जाइगोट, वो भी एक सिंगल सेल। ठीक है, फिर ये जाइगोट डिवाइड होके रीडिवाइड, फिर डिवाइड, फिर डिवाइड होके पहले एक छोटा सा सेल का मास बनता है। ठीक है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, फिर वो बेबी बन के बाहर आता है। ठीक है, तो स्टार्ट वो एक सेल से ही होता है, दैट इज जाइगोट। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डालो हेडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें लिखेंगे हाइफन डाल के, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, the process of reproduction in which new individual are produced, in which new individuals are produced, in which new individuals are produced from a single parent, from a single parent, from a single parent. एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
microorganisms like amoeba, bacteria, etc. Stop. This type of reproduction, this type of reproduction, this type of reproduction this type of reproduction is generally found in single-celled organisms. This type of reproduction is generally found in single-celled organisms. Single-celled organisms. This type of reproduction is generally found in single-celled organisms. ठीक है, सेकेंड लिख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम एसेक्सुअल को अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी डेफिनेशन लिख लो। The process of reproduction in which the process of reproduction in which the process of reproduction in which two individuals are involved. The process of reproduction in which two individuals are involved. To produce a new individual. To produce a new individual. To produce a new individual. The process in which two individuals are involved to produce a new individual is called sexual reproduction. Called sexual reproduction. Is called sexual reproduction. ठीक है, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर पूरा आ रहा है और स्कूल में कंप्लीट हो गया। मैं आज एक काम करूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा दूं पूरा, प्लांट का फिर एनिमल का, नोट्स नहीं लिखते अभी, ठीक है, क्या बोलते हैं, है ना, अभी चालू करेंगे तो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है, एटलीस्ट प्लांट का तो हो जाएगा, मेल अपना ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझा दूंगा मैं, तो अपन नेक्स्ट क्लास में उसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, तो रिटर्न वर्क बाद में कर लेंगे, पहले समझने का काम कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, राइट, प्लांट में भी और एनिमल में भी। प्लांट में ऐसे कौन से प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिस प्लांट्स में फ्लावर होते हैं। हर प्लांट में फ्लावर नहीं होते ना, कुछ प्लांट्स आपके सीडलेस भी होते हैं, फ्लावरलेस भी होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स नहीं होती, फ्लावर नहीं होते, जिनमें फ्लावर होगा ना उन्हीं में सीड्स होती हैं एक्चुअली। तो देयर आर सम प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होती, फ्लावर्स नहीं होते, तो उनका रिप्रोडक्शन हम एसेक्सुअली कराते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि जिसपे फ्लावर है उसका एसेक्सुअल नहीं हो सकता। जैसे आप रोज जानते हैं ना, रोज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, रोज का, जबकि रोज में तो फ्लावर है, बट उसका भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, बट जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी प्लांट का होगा जिसमें फ्लावर है, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि फ्लावर जो है ना, वो प्लांट का सेक्सुअल पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट। जिस प्लांट में फ्लावर नहीं होगा ना, क्या हो रहा है वैभव, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत? तो जिस प्लांट में फ्लावर नहीं होगा ना, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा,
ठीक है, तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, आप उसके स्टेम से, उसके रूट से, है ना, उसके लीव से आप रिप्रोडक्शन करवा सकते हो। बट फ्लावर नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। आप उसके स्टेम का कुछ पार्ट ले लो, या उसके रूट का कुछ पार्ट ले लो, या उसके लीफ का एक पार्ट लेके उसको ग्रो करवा लो, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो प्रॉपर फ्यूजन होना चाहिए सेक्स सेल्स का। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पीछे बंद कर दो, हो रहा है बंद? ठीक है, तो जो मैंने बताया ना, रूट से, लीफ से और स्टेम से, इसको अपन कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और एक तरीका और होता है प्लांट का रिप्रोडक्शन कराने का, हम लैब में भी प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। लैब में इन अ टेस्ट ट्यूब या इन अ बीकर, वैसी कंडीशन देके जैसी प्लांट्स को कंडीशन चाहिए होती है। जैसे मतलब प्लांट्स को क्या क्या चाहिए रहता है, उनको सनलाइट चाहिए, उनको सॉइल चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए ना। ऑक्सीजन इज द प्लांट हार्मोन विच प्लांट नीड्स फॉर देयर ग्रोथ। तो अगर हम ये सारी कंडीशन आर्टिफिशियली उनको प्रोवाइड करें, तो हम लैब में भी कम से कम छोटा सा प्लांटलेट बना सकते हैं, जिसको हम बाद में बाहर लाके पॉट के अंदर लगा दें या जमीन में गाड़ दें। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक जैसे हम एक्वेरियम रखते हैं कि नहीं घर में, ऐसा तो ना कि मछलियां सिर्फ समंदर या नदियों में रहती है या पॉन्ड में रहती है, एक्वेरियम में भी तो रहती है ना। दैट इज अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दैट इज अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम विच वी हैव क्रिएटेड फॉर फिशेस। होता है ना, हम घर में तो जानवर पालते हैं ना, तो वो वहां पलते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने उस टाइप का एनवायरनमेंट हमारे घर में क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसको अपन एक तरह का कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्चर। जैसे पिसी कल्चर इज द फार्मिंग ऑफ फिशेस, सुना कल्चर? पिसी कल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो सब जानते हैं ना, जहाँ पे हम क्रॉपिंग करते हैं, राइट? दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो कल्चर का मतलब है वैसा ही सेम एनवायरनमेंट हम कहीं क्रिएट करें। मैं क्लियर? एपीकल्चर भी होता है। एपीकल्चर मतलब क्या होता है? वो सेरिकल्चर होता है, मधुमक्खी वाला एपीकल्चर होता है। ठीक है, जहां हम मधुमक्खी को पालते हैं, तो पालन पोषण करने से होता क्या है, उनसे हमें कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे मधुमक्खी से हमें हनी मिल रहा है, राइट? हमें गाय का पालन करने से हमें दूध मिल रहा है, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग करने से हमें उनका मीट मिल रहा है, एग मिल रहा है, राइट? तो ये सब चीजें करने से हमें भी फायदा, उनका हम ग्रोथ करवाते हैं और उनसे हमें बेनिफिट होता है। इसी टाइप के चीज को हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं इस प्रोसीजर को? एनिमल हस्बेंड्री। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो वैसे ही अगर आप प्लांट को भी एक ऐसे कल्चर में ग्रो कराते हो ना, तो उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर, या उसका एक और नाम होता है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन या फिर टिश्यू कल्चर, ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स या बाय टिश्यू कल्चर। ठीक है, बट अगर फ्लावर के कारण हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मैं क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, तो फ्लावर में बेसिकली प्लांट की जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनमें 4 पार्ट होते हैं। आप लोगों ने ये भी शायद 8 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या 7th में पढ़ा होगा कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेपल, एक होता है पेटल, जो कि दोनों आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। सेपल का काम होता है फ्लावर के बेस को सपोर्ट देना, एक बेस में होता है वो, आपके पूरे पूरे फ्लावर को वो सपोर्ट करता है ताकि फ्लावर गिर ना जाए, है ना। एक तरह का बेस है वो फ्लावर का, सेपल। पेटल्स क्या होते हैं? दे आर द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ योर फ्लावर, जो इंसेक्ट्स को या अदर ऑर्गेनिजम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। गुलाब की पंखुड़ियां देख के हम अट्रैक्ट होते हैं ना, तो दोज आर पेटल्स। तो ये दोनों आपके जो पार्ट है ना, सेपल एंड पेटल, इनका रिप्रोडक्शन में कोई हाथ नहीं। ठीक है, एक फ्लावर को सपोर्ट देने के लिए और एक फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए, राइट? जो मेन 2 पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेमन एंड कार्पल। कार्पल को पिस्टल भी बोलते हैं। कार्पल इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल, या फिर स्टेमन आपका मेल पार्ट होता है। दिस इज द
मेल पार्ट एंड दिस इज द मेल पार्ट। वो स्टेमन का पार्ट, हम जब स्टेमन को डिटेल में पढ़ेंगे ना, वहां पे अपन स्टिग्मा पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? फ्लावर के 4 पार्ट्स, स्टेमन, पिस्टल, सेपल एंड पेटल। क्लियर है? इसमें मैंने सेपल पेटल का आपको फंक्शन बता दिया कि सेपल इज फॉर supporting the flower, petal is for attracting the insects or other organism towards the flower, towards the plant। अब वो अट्रैक्शन क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, कि क्यों इंसेक्ट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म प्लांट की तरफ अट्रैक्ट है। ठीक है? और बाकी ये 2 पार्ट आपके, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया। हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो एक मेल और फीमेल का होना जरूरी है, तभी दोनों के गैमेट आपस में फ्यूज होंगे एंड जाइगोट बनेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है? तो ये आपने एक फ्लावर में देखा भी होगा ना, वो रेड कलर का जो हिबिस्कस फ्लावर होता है ना, उसमें आपने देखा होगा कि एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आपका फीमेल पार्ट, स्टेमन या पिस्टल, सॉरी पिस्टल या कार्पल जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है? अब इसमें 3 पार्ट होते हैं, ध्यान देना। एक अपर पार्ट है जिसको अपन कहते हैं स्टिग्मा। द अपर पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, क्योंकि वो स्टिक करता है, वो थोड़ा सा स्टिकी पार्ट होता है, इसलिए उसका नाम स्टिग्मा। ठीक है? फिर एक पार्ट आप ये जो देख पा रहे हैं, जो कर्व पार्ट है, इसको कहते हैं अपन स्टाइल। स्टाइल से है ना वो स्टाइल। ठीक है? और जो एक नीचे पार्ट है इसको अपन कहते हैं ओवरी। यही सेम नाम का रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल में भी होता है, ह्यूमन के फीमेल में। समझ में आ रहा है? ओवरी। ये 3 पार्ट मिलके आपका कार्पल बना है या पिस्टल बना है। ठीक है? और स्टेमन जो रहता है वो कुछ इस टाइप का एक फिलामेंट टाइप का रहता है, स्टेमन लाइक दिस, जो कार्पल के आसपास ही रहेगा ऐसा। आपने फ्लावर देखा होगा तो आपको याद आएगा 2-3 जैसे निकले रहते हैं, वो आपके स्टेमन से पतले पतले। ठीक है? अब उसमें भी 2-3 पार्ट होते हैं। एक तो आपका हो गया टॉप का पार्ट जिसको अपन कहते हैं एंथर। एंथर। ठीक है? एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, या आप सिंपली उसको कह दो पॉलन। ठीक है? और एक जो ये लंबा इसको बोल रहा है, इसको आप फिलामेंट बोल सकते हो, जो उसका एक लंबा सा निकला हुआ ये आपका फिलामेंट हो गया। ऊपर जो टॉप में है वो क्या है? एंथर है। और एंथर के अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन्स। समझ में आ गया? ये 3 पार्ट मेल के, 3 पार्ट फीमेल के। ठीक है? अब होता क्या है, एंथर के अंदर जो पॉलन है वो पॉलन एक्चुअली में मेल का सेक्स सेल है। जैसे हमारे में स्पर्म है ना, तो फ्लावर में क्या होता है? पॉलन। फ्लावर में क्या होता है? पॉलन। और यही पॉलन जब आके स्टिग्मा पे गिरता है, ओवरी के अंदर होता है यहाँ पे ओवम, एग। एग इज द फीमेल पार्ट, तो वो कहां पे है? ओवरी के अंदर, राइट? तो वो जब पॉलन यहाँ पे आएगा और जब वो अंदर आके इस ओवम से फ्यूज करेगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। समझ रहे प्रोसेस क्या हो रहा है? ये दोनों पार्ट अलग अलग है, स्टेमन अलग है, पिस्टल अलग है। पॉलन ग्रेन स्टेमन में है ना? और एग कहां पे है? एग कहां पे है? ओवरी के अंदर, जो कि आपके कार्पल में। समझ में आ रहा है? तो ये पॉलन जो है ये आपके ओवम तक आएगा कैसे? पॉलन को ओवम तक आना पड़ेगा ना, है ना? तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं पॉलिनेशन। जर्मिनेशन बोला क्या? जर्मिनेशन तो अलग है बेटा। जर्मिनेशन तो सीड बनने के बाद, सीड को जब अपन मॉइस्चर कंडीशन देते हैं और जब वो उसको जो निकल के बाहर आता है, जो उसका रूट पार्ट, उसका स्टेम पार्ट, उसको अपन कहते हैं जर्मिनेटेड सीड्स। इन में आज ठीक है? ओके। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर, फ्रॉम बोल रहा हूं मतलब उसका
स्टार्टिंग पॉइंट बताना है ना, कहाँ से चालू होगा वो, एंकर से निकलेगा और कहाँ जाएगा, स्टिग्मा। ओवरी तक मत बोलना, सिर्फ स्टिग्मा तक आने के प्रोसेस को ही अपन पॉलिनेशन बोलते हैं। एक बार स्टिग्मा तक तो पहुंचे, फिर तो वो अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंकर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब ये अपने आप तो होगा नहीं ना पॉलिनेशन, तो उससे कुछ एजेंट्स होते हैं। एजेंट मतलब जो हेल्प करेंगे, याद है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन में हेल्प करेगा। वैसे ही पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। तो वो एजेंट्स क्या हो सकते हैं? दे कैन बी विंड, है ना, दे कैन बी इंसेक्ट। अब आया वो पेटल का रोल, है ना। पेटल को देख के इंसेक्ट अट्रैक्ट होके फ्लावर के पास आएंगे। हो सकता है उनकी बॉडी में कुछ पॉलन चिपक जाए और वो जाके किसी ऐसी जगह जाके बैठे जहां कोई स्टिग्मा होगा। मतलब ये बहुत रेयर कंडीशन है ना, मतलब इंसेक्ट को नहीं पता है कि उनको रिप्रोडक्शन करवाना है, समझ रहे? हवा को नहीं पता कि उनको पॉलन को उड़ा के ले जाना है और उड़ा के वहीं बैठाना है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? उनका वहां स्टिग्मा में बैठना भी तो एक वो है ना, मतलब निशाना लगना चाहिए ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई इंसेक्ट उठा के पॉलन को वहां ले जाके नहीं रख रहे ना स्टिग्मा में, या हवा हवा पानी को नहीं पता कि उनको ये काम करना है। ये तो बाई चांस हो रहा है, राइट? बाई चांस उस फ्लावर का पॉलन उड़ के स्टिग्मा में गिर रहा है। अब ऐसा जरूरी भी नहीं कि सही फ्लावर का पोलन आके सही फ्लावर के स्टिग्मा में गिरेगा। हो सकता है आम का पेड़ हो, बगल में बगल उसके बगल में जाम का पेड़ हो सकता है ना भाई। हमारे घरों में तो होता ही है। चलो किसी का फार्म होगा तो अलग बात है कि उनका पूरा आ, आम के ही फार्म है तो सारे पेड़ आम के होंगे। इससे फायदा क्या होता है कि हवा चलेगी तो पॉलन उड़ेगा और कहीं ना कहीं जाके वो स्टिग्मा में अगर गिर रहा है तो वो आम का ही स्टिग्मा होगा। बट अगर मेरे आम के पेड़ के बगल में जाम का पेड़ है, दोनों के फ्लावर है, कोई भी फ्रूट लगने से पहले पहले फ्लावर आता है, राइट? आम का भी आपने कभी झाड़ देखा होगा, पेड़ देखा होगा आम का, तो पहले उसमें फूल खिलता है और फिर फूल से फल आता है, राइट? सीधा डायरेक्टली फल नहीं आना चालू होता, पहले फूल आता है उसमें, फिर फूल झड़ के फल आता है। नहीं होगा ना, नहीं होता, आगे नहीं बढ़ेगा वो प्रोसेस। अगर आम के पेड़ का पॉलन उड़ के जाम के पेड़ के स्टिग्मा में चले जाएगा तो देयर विल बी नो रिजल्ट, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, इसमें सब में जितने भी आपके फ्रूट वाले प्लांट है ना, सब में आपके ये मेल फीमेल पार्ट रहेंगे। फ्लावर है मतलब मेल फीमेल पार्ट है उसमें, ठीक है। और मेल पार्ट का पॉलन उड़ के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में जाएगा और सही फ्लावर में गया तो आगे फिर प्रोसेस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो पॉलिनेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब ये नहीं कि एक प्लांट का दूसरे प्लांट में जा रहा है, नहीं, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? एक पेड़ है आम का, दूसरा पेड़ है आम का, तो यहां से यहां अगर गया तो इसको क्रॉस बोलेंगे। समझ रहे? पर अगर उसी ट्री के किसी फ्लावर में जा रहा है तो उसको सेल्फ बोलेंगे। देखिए देखो, फ्लावर ना आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब यूनि मतलब वन, एक ही सेक्स है उसके पास, मतलब या तो वो मेल, उसके पास या तो सिर्फ मेल पार्ट है, या तो सिर्फ उसके पास स्टेमन है, या तो उसके पास सिर्फ कार्पल है। ऐसा भी होता है ना, जरूरी नहीं कि हर फ्लावर आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। प्लांट्स के पास दोनों टाइप के फ्लावर हो सकते हैं। दे कैन हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर आल्सो, दे कैन हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर आल्सो। और यूनिसेक्सुअल में दो टाइप का हो जाएगा, मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसके पास स्टेमन है, ऐसा फ्लावर जिसके पास कार्पल है या पिस्टल है। समझ में आ रहा है? तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एक फायदा है कि हो सकता है उसी के फूल में उसी का स्टेमन का पोलन गिर जाए स्टिग्मा में, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए थोड़ा स्टेमन्स लंबे भी होते हैं। कार्पल थोड़ा नीचे की तरफ होता है और स्टेमन थोड़े लंबे रहते हैं, ताकि अगर गिरे तो वो नीचे भी गिर सके। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, सॉरी, इस टाइप के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब खुद ही के, जैसे मैं यहाँ पे दो प्लांट बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ एक फ्लावर है और यहाँ एक और फ्लावर है, दोनों ही बाइसेक्सुअल फ्लावर है।
इसी के जैसा एक और प्लांट, इसी के सेम स्पीशीज का एक और प्लांट यहाँ पे दिया। अगर यहां से यहां जाए या यहीं का यहीं आ जाए तो ये हो जाएगा सेल्फ। Am I clear? पर अगर यहां से उड़ के यहां जाए तो क्रॉस। क्रॉस डजंट मीन आम का जाम में जाए। समझ में आ रहा है? स्पीशीज सेम होनी चाहिए, तभी तो अपन सबसे पहले रिप्रोडक्शन में क्या पढ़े कि क्या, तभी हम रिप्रोडक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन आपस में स्पीशीज के अंदर ही होगा, उनकी पॉपुलेशन ही बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, आप आम के अंदर जो अलग अलग ब्रीड्स आते हैं ना, आप उनका भले क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। सब हम बोलते हैं ना कि आम अलग अलग होते हैं, दशहरी आम आता है, लंगड़ा आम आता है, पैंगनखली आम आता है, सुंदरी आम आता है ना। तो हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपन ऐसा करवा सकते हैं, उसको अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ सेम स्पीशीज। दोनों आम है, पर हो सकता है एक का फ्रूट अच्छा होगा, मतलब बट उसका स्टेम ब्रांच सॉरी रूट पार्ट अच्छा नहीं होगा। तो आप दोनों को मिक्स करके ग्राफ्टिंग कर सकते हो। एक ग्राफ्टिंग प्रोसेस होता है जहां पे आप एक का रूट लेते हो, एक का रूट वाला पार्ट लेते हो, दूसरे का स्टेम वाला पार्ट लेते हो, दोनों को चिपका देते हो और उसको या तो टाई कर देते हो, या तो उसमें अगर वो बड़ा सा ट्री है तो उसमें नेलिंग कर देते हैं, खीला। और अगर छोटा सा पौधा है तो आप उसको कपड़े से बांध के उसको जोड़ देते हो ताकि दोनों का जाइलम मैच हो जाए। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? आपने मान लो आपने मुझे यहाँ से काटा, सुनो सुनो, आपने गुंजेश को भी काटा, मुझे भी काटा है, और आप गुंजेश की बॉडी को मेरे में फिट कर रहे हो, मेरी बॉडी गुंजेश कर रहे हो, तो फिटिंग सही होनी चाहिए ना। फिटिंग सही होना चाहिए। फिटिंग का मतलब, सही होने का मतलब क्या है कि यहाँ से काट रहे हो तो इसोफेगस मेरा और इसका इसोफेगस सही बैठना चाहिए, तभी तो आप कनेक्शन बैठा पाओगे ना। बस सेम चीज वहां भी करते हैं, जाइलम जाइलम को जोड़ना। आपने एक पार्ट का रूट पार्ट ले लिया, एक प्लांट का स्टेम या शूट पार्ट ले लिया और दोनों को जोड़ दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। समझ में आ रहा है? ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे फ्यूजन, सेल्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, पॉलन विल गो एंड फ्यूज विथ ओवम। समझ में आ रही बात? चलो, पॉलिनेशन समझ में आया सबको? तो पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्रॉस हो सकता है, सेल्फ हो सकता है, बट प्लांट वही रहेगा। उसका दूसरा पॉपुलेशन हो सकता है, बट स्पीशीज सेम होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। एक बार पॉलन वहां पहुंच गया, ध्यान देना, एक बार अगर पॉलन वहां पे आपका पहुंच गया तो देखो, एक तो पहुंचेगा नहीं, हवा में बहुत सारे उड़ेंगे ना, है ना, हवा में बहुत सारे पॉलन उड़ेंगे, तो बहुत सारे जाके यहाँ बैठेंगे, है ना। बट उनमें से कुछ के पॉलन ट्यूब ऐसे निकलते हैं बाहर, ताकि उनको नीचे ओवन तक जाना है ट्रैवल करके, वो नीचे जाएंगे और नीचे जाके फ्यूज होंगे। इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब्स। तभी पॉलन ग्रेन्स के पॉलन ट्यूब निकलेंगे। आप एक्चुअली ये बोल सकते हो कि वो अपने लिए रोड बना रहे हैं। सभी पॉलन क्या करते हैं, अपने लिए एक रोड बनाते हैं ताकि वो ओवन तक पहुंच सके और वहां जाके उसको फ्यूज कर सके। रोड में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको पेपर में नहीं लिखा। उसका नाम है पॉलन ट्यूब। क्या बोलेंगे? पॉलन ट्यूब। एक ऐसा ट्यूब जिसपे पॉलन ट्रैवल करके ओवन तक जाने वाला है। ये वहां से ऊपर से नीचे गिरेगा तो लगेगी ना उसको, तो इसलिए वो एक ट्यूब बना रहा है ताकि मैं उसमें ट्यूब में फिसल के जाऊं नीचे। ठीक है। तो कोई एक पॉलन ही सक्सेसफुली पूरा ट्यूब को नीचे तक बना पाता है यहाँ पर। ठीक है। और वही पॉलन अंदर आके ओवम में फ्यूज होगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? एक बार ये फ्यूज हुआ ओवम में, तब बनेगा आपका जाइगोट। है ना क्लियर? ठीक है। अब इसका आगे ग्रोथ होने वाला है, जाइगोट आपका ग्रोथ करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, आपका सेपल पेटल झड़ जाएगा। जब ऐसा होता है तो आम के सीजन में ही पहले फूल लगते हैं ना, फिर धीरे धीरे से वो फूल सारे झड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसका अंदर का रिप्रोडक्शन हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, और वो जाइगोट सीड्स भी बन चुका है।
तो आपके जितने भी सेटल पेटल पार्ट है, स्टेमन भी झड़ जाएगा, स्टेमन का भी अब कोई काम नहीं है। सिर्फ क्या बचेगा, अंदर का ये ओवम और ओवरी वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला इतना पार्ट बचेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो ओवम, जो फ्यूज्ड ओवम है ना, वही बन जाएगा सीड, गुठली, सीड। और जो ओवरी था ना, वो बन जाएगा आपका फ्रूट। एक्चुअली जो हम खाते हैं वो एक्चुअली ओवरी, आम जो हम एक्चुअली खाते हैं ना, जिसको बोलते हैं अपन गूदा, आम का गूदा, वो एक्चुअली ओवरी है। मतलब कभी ओवरी था वो, जिसके अंदर ओवम था, एक पॉलन ने आके उसको फ्यूज किया, वो बन गया हार्ड सीड। सीड कड़क होता है ना, सीड इज द टफ पार्ट ऑफ द फ्रूट, है ना, वो सीड था, है ना, और बाहर का जो सॉफ्ट पार्ट था वो आपका फ्रूट था, दैट वाज ओवरी अ टाइम अगो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इस तरीके से आपका वो सीड जो है, अब वो सीड से हम और रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। जब आप उस सीड को जर्मिनेट कराओगे तो उस सीड से दो पार्ट निकलते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लीम्यूल। ये मैं पहले ही बताया हूं क्या? हाँ, एक सीड के दो पार्ट होते हैं, आप लोग दो पार्ट होंगे, क्योंकि देखो सीड में एक पार्ट ऊपर की तरफ जाता है, एक पार्ट नीचे की तरफ। वो याद है आप लोगों को जियोट्रॉपिज्म? जियोट्रॉपिज्म में अपन ने वो नीचे रख एक पूरे ग्रेन्स रखे थे और नीचे से अपन ने एक होल किया था, वो सीव सीव लिए थे। और जैसे ही ग्रोथ हुई थी, पहले वो नीचे की तरफ ग्रो हुआ, फिर जैसे ही वो ऊपर की तरफ हुआ, क्योंकि पानी था ऊपर, है ना। तो बेसिकली आपके सीड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जो ऊपर की तरफ जाता है और एक होता है जो नीचे की तरफ जाता है। तो जो नीचे की तरफ जाएगा उसको अपन रेडिकल बोलते हैं, दैट इज अ फ्यूचर रूट। क्या बोलेंगे उसको? फ्यूचर रूट। वो आपका आगे जाके रूट बनने वाला है, ठीक है। और जो प्लीम्यूल है, ये आपका फ्यूचर स्टेम है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। एम आई क्लियर? दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्रोसेस क्या हुआ? पहला पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर ग्रोथ, और फिर अपन आगे अगर सीड को जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद ही ये स्टेम और रूट वाला पार्ट आएगा ना, उसके पहले सीड से स्टेम और रूट वाला पार्ट नहीं आएगा। और जर्मिनेशन कब होगा? जब आप उस सीड को प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशन दोगे, है ना, न्यूट्रिएंट्स दोगे, वो हॉर्मोन्स दोगे, तब वो सीड का आगे जर्मिनेशन होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दिस वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। जब हम एनिमल की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है, तो यहाँ भी प्रोसेस वैसे ही है, पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ग्रोथ होगी, है ना। बट ये कि यहाँ पे ऑर्गन्स अलग अलग है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, ठीक है। वहां पे भी अपन ने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग था, स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग था, दैट इज कार्पेल, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना इसकी, तो इसके पहले एक टर्म अपन पढ़ते हैं प्यूबर्टी, सुने कभी? एडोलेसेंस, सब एट में आप लोग पढ़े हैं ना? एट में आप लोग पूरा हाँ ठीक है, तब भी पढ़े तो ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़े आप लोग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या होते हैं, सब पढ़े आप लोग, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स भी आप लोग पढ़े, प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। ये हमारे लाइफ का वो फेज होता है जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, है ना। हम बचपन से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर नहीं होते। हमने भी क्या बोला कि पहले आपका बर्थ होगा, फिर मैच्योरिटी आएगी, ग्रोथ होगी, फिर आप रिप्रोडक्शन करने के केपेबल बनोगे। तो उस रिप्रोडक्टिव फेज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं, इसको अपन टीन एज भी बोलते हैं ना। जनरली लाइफ बिटवीन 13 to 18, हमें टीन 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 क्या है, 13 14 15 16, तो टीन एज, इसी को एडोलेसेंस ही बोलते हैं, जहां पे हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं होते हैं, हमारे पूरे बॉडी में होते हैं। दोज आर अवर सम सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो
चेंजेस आ रहे हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट का एनलार्जमेंट होना, दिस इज अ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। जैसे मेल में दाढ़ी मूंछ आनी चालू हो जाती है, दैट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। तो हार्मोन्स होता अपन पढ़े ना, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या था? क्या था टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन? इट्स फंक्शन इज टू स्टिमुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। और एस्ट्रोजन का क्या काम था? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। वहां लिखे भी थे, मैनली वॉइस, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, फिर फेशियल हेयर्स, लिखे थे ना। ये सब चीजें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल में, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेस्टोस्टेरोन। वैसे ही फीमेल में भी कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन। समझ में आ रहा है? बाकी जो चीज कॉमन है जैसे कि इंक्रीज इन हाइट, वो दोनों में होती है। चेंज इन वॉइस दोनों में होता है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, अभी हमारे जो स्वेट ग्लैंड है ना वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब हम काम करना चालू करते हैं ना, अभी तक तो हम बच्चे थे, छोटे थे तो हम काम नहीं करते थे, राइट? अब हम थोड़ा लेबोरियस वर्क कर रहे हैं तो हमको पसीना आ रहा है, राइट? तो उसके कारण क्या होता है? पिंपल्स। कि आप हर बार तो मुंह नहीं धो सकते ना, अभी आपको पसीना है, आपने रुमाल से पोंछ लिया, बट बिकॉज आपने प्रॉपर तरीके से फेस वॉश नहीं किया तो आपको वहां पे पिंपल्स या एक्ने हो सकता है। समझे? तो इस एज में ये सारी चीजें बहुत कॉमन है और नेचुरल, सबको होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो उसका कारण है कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ योर स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड। आपके बॉडी में जितने भी स्वेट ग्लैंड है, पसीना जिससे आपको आता है ग्लैंड है, और जो ऑयल ग्लैंड है, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं, तो ऑयल और पसीना आपको ज्यादा आता है इस एज में। समझ में आ रही क्या? इसके अलावा आप इमोशनली मैच्योर होते हो, इंटेलेक्चुअली मैच्योर होते हैं। अब आपको सही गलत का समझ में आने लगता है कि हाँ मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। ठीक है, तो उसको अपन बोल रहे हैं इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ। इमोशनल ग्रोथ मतलब अब आप चीजें समझने लगे, इमोशनली अब आप चीजों को समझने लगे हो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इमोशनली का मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको इमोशंस नहीं समझ में आते ना, कि कब उसको हंसना है, कब उसको रोना है। वो अपने तकलीफ में रोता है, अपने खुशी में हंसता है ना। उसको दूसरों की तकलीफ और खुशी नहीं समझ में आती कि उसको कब हंसना है, कब रोना है। पर अभी आपको पता है कि हमें कब रोना है, हमें कब इमोशनली बिहेव कैसे करना है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सारे चेंजेस आपके ना इसी पीरियड में आते हैं, और वो यही चेंज है जो अभी आप लोग जी रहे हो उस चीज को। ये 13 to 18। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इस फेज को अपन प्यूबर्टी बोलते हैं, जो जनरली स्टार्ट जो होता है ना वो 11 to 13 के पीरियड में ही होता है। रेंज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे अभी ऐसा ऐसा हर कोई नहीं हुआ, जैसे जैसे आदित्य को तो दाढ़ी मूंछ आती नहीं है, और वही अभी समीर समीर नाम है ना, समीर समीर और हर्षित दोनों, भूल जाता हूँ बार बार, हर्षित कौन है समीर कौन है, इन दोनों को देखो मूंछ आनी चालू हो गई। तो मैंने बोला ना एज टू एज, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए अपन रेंज में डिफाइन करते हैं कि प्यूबर्टी 11 to 13 या 11 to 14 स्टार्ट होती है, बट 18 साल तक सब अपने मेच्योरिटी में पहुंच जाते हैं। 18 साल के बाद किसी की हाइट और नहीं बढ़ती। 18 साल तक सभी सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। all are able to produce, all males are able to produce sperm, all females are able to produce egg. You are now at the age of 14 15, you are able to reproduce, but this is not the age of reproduction ना। हम भले अभी रिप्रोडक्शन के काबिल हो गए होंगे, बट दिस इज नॉट द एज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हमें अपना करियर बनाने का एज है ना। तो सब चीज का एक एज होता है ना, राइट? तभी तो डिसाइड हुआ ना कि हाँ मैरिज का ये एज होगा। ये आप उस एज तक आते आते और मेंटली भी स्टेबल हो जाते हो, राइट? तो इसलिए उस एज के बाद हमें ये प्लान करना चाहिए, राइट? बट अभी आप लोग अगर सेक्सुअली मैच्योर हो गए हो, दैट मींस योर सेक्स ऑर्गन्स आर एबल टू प्रोड्यूस सेक्स सेल्स। मेल आर एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल्स आर एबल टू प्रोड्यूस एग। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? और जब इन दोनों का फ्यूजन होगा ना, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्लियर है? और फिर आगे के प्रोसेस को अपन
ग्रोथ और एम्ब्रियो फॉर्मेशन पर, ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो एनिमल का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, दोनों के अलग से डायग्राम दोनों पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, और मैं एक नोट्स भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा पीडीएफ, है ना, आप उसको एक बार उसका प्लांट वाला पार्ट आज पढ़ लेंगे सब। ये प्लांट रिप्रोडक्शन अपन पढ़ लिए ना, तो मैं उसमें बता दूंगा कि इस पेज से इस पेज तक आप लोग रीड करके आना नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, अपन फिर अगले क्लास में एनिमल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का